मान लीजिए किसी को बुखार हो गया तो वो क्या करता है, एक टैबलेट खा लेता है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई और बीमारी हो गई तो आप क्या करते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर अगर कुछ स्किन वगैरह पे वुंड वगैरह लग गया तो आप कुछ लगा लेते हैं, या फिर आप जिम जा रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर से आप सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ खा लेते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी हमारी ऑब्जर्वेशन है लाइफ में। या फिर हम फूड खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हम वेरियस पर्पसेस के लिए जो है इनटेक करते रहते हैं। अब जो भी हमारी बॉडी की नीड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्टिकुलरली मेडिसिन की बात करूं जिनको हम टेक्निकली ड्रग बोलते हैं, तो वो जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो उसका एक्शन किस तरीके से होता है, क्या इन्वॉल्व है यहां पे, कभी सोचा है? सोचो, कभी कभी दिमाग लगाया कि यार मैंने ये पैरासीटामोल खाई और ये मेरा बुखार नीचे, तो पैरासीटामोल ने अंदर जाके क्या किया, क्या एक्शन हुआ होगा? तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि जो भी एक्शन ये ड्रग या ये मेडिसिन करती है वो एक केमिकल एक्शन होता है। ड्रग और मेडिसिन खुद इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ केमिकल्स। वो अंदर जाती है, हमारी बॉडी के साथ अंदर इंटरेक्शन होता है और वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो भी अंदर करना होता है वो धीरे धीरे सीखेंगे क्या करना होता है अंदर, वो वहां पे काम हो जाता है। पर ये एक प्योरली केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो भी यहां पे बात हो रही है। तो केमिस्ट्री जो है इन सब चीजों में भी काफी 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 इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि आपको भाई अपने को क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत परेशान कर रहा है, तो आप समझते हो कि यार उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से वो आपको परेशान कर रहा है। फिर आपको एक ऐसा केमिकल ढूंढते हो जो केमिकल जाके उस बैक्टीरिया उस वायरस को उल्टा परेशान करता है कि देख जो तू करना चाहता है ना वो मैं करने दूंगा नहीं। वही अब हमको सीखना है, ठीक है। वही हम एक इसमें मतलब जनरली क्या होता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सारे चैप्टर्स को, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या फिर बायोमोलिक्यूल पॉलीमर या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनको हम सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और बहुत वैसी नजरों से देखा जाता है इनको, यार कि ठीक है ये कभी एंड में जाके कर लेंगे। पर अगर आप देखोगे इनके कंटेंट को कि इसमें अपने को क्या सीखने को मिल रहा है, तो ये तो मतलब एकदम ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, आपकी बीमारी जो हो रही है उससे रिलेटेड है, ठीक है, अर्थ पे क्या चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कुछ नया जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं। हाँ, इनमें कुछ कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर बाकी जो सीखने को यहाँ पे मिल रहा है दैट इज वेरी वैल्यूएबल। तो हमको पता तो होना चाहिए कि अंदर जो हमारी दवाई जा रही है वो किस तरह से केमिकल एक्शन कर रही है, क्या हो रहा है, काफी माइंड बॉगलिंगली इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं कि ड्रग और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ड्रग जो होते हैं वो केमिकल होते हैं लो मॉलिक्यूलर मास के, 100 से 500 यू एटॉमिक मास यूनिट, एक मॉलिक्यूल के मास की बात हो रही है। ये इंटरेक्ट करते हैं मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स के साथ और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक केमिकल एक्शन होता है जिससे कि एक बायोलॉजिकल एक्शन जो है यहाँ पे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरेपेटिक होता है और यूजफुल होता है तो फिर इन केमिकल्स को हम मेडिसिन बोलते हैं और ये डायग्नोसिस में काम आती हैं, प्रिवेंशन में काम आते हैं और ट्रीटमेंट में काम आते हैं। डिजीज के डायग्नोस करने में भी केमिस्ट्री लगती है, प्रिवेंट करने में भी केमिस्ट्री लगती है और डिजीज को दूर भगाने में भी, ट्रीटमेंट में भी केमिस्ट्री लगती है। आप एक बार के लिए किसी और चीज से पीछा छुड़ा सकते हो पर केमिस्ट्री से पीछा आप नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि एवरीथिंग जो हो रही है वहां पे केमिस्ट्री लग रही है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स लग रहे हैं, फिजिक्स भी ऐसा ही है, आप कुछ भी, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है तो यहाँ पे फिजिक्स लग रही है, मैं ऐसे कैसे रोटेट कैसे कर पा रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब मेरा पॉइंट यही है कि मतलब सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अप्रोच कर रहे हो कि यार कहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी, तो फिर आप जो अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, जो इन्नेट ब्यूटी है ना, मतलब जो एक्साइटमेंट है अंदर से जो इन चीजों को सीखने का, क्योंकि आपको आपकी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता रही है, वो मिस हो जाता है। तो उस पॉइंट को कभी ना छोड़ें, हमेशा अपना बचपना अपने साथ रखें, क्यूरियोसिटी वाली जो चीज है वो अपने साथ अंदर रखें, ठीक है। तो मेडिसिन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में ये सब केमिकल्स जो हैं जिनको हम अगर वो हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं तो ड्रग से मेडिसिन बन जाते हैं, उनकी बात यहां पे हो रही है, ठीक है। आगे चले, है ना। तो इतने सारे एक्शन, बहुत सारे, मतलब यहां पे मैंने कुछ एक ही लिखे हैं, सिर्फ ये वर्ड आर्ट की तरह से एक आपको दिखा दिया, है ना।
अगर हम बहुत ज्यादा डोज में ले लेंगे, देखो हर एक चीज की अगर अति हो जाती है तो उसका फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज अगर एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में की जाए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में की जाए, जितनी जरूरत है उतनी की जाए तो सब कुछ सही रहता है। उससे ज्यादा अगर हम करने लगेंगे तो फिर वो नुकसानदायक हो जाती है। सो इफ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड, ये जो जितने भी ड्रग्स हैं ये पोटेंशियल पॉइजन की तरह से काम करते हैं। कुछ ड्रग तो इतने खराब होते हैं अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले ली जाए तो बहुत बार डेथ हो जाती है, कुछ ना कुछ फेटल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना होता है हमको कि प्रिस्क्रिप्शन में जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही लो और सिर्फ उतनी ही बाहर लो। ठीक है, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी इसको बोला जाता है। ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली ऑन क्राइटेरिया आउटलाइंड एज फॉलोज। अलग अलग तरीके से हम ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हो गया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, दूसरा हो गया ड्रग एक्शन के बेसिस पे, तीसरा हो गया केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और चौथा हो गया मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे। ये सब अलग अलग चीजें हैं। पहले तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो आप उस ड्रग को वैसे क्लासिफाई कर सकते हो जैसे अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये एनाल्जेसिक है, या फिर ये एंटीहिस्टामिन है, या फिर ये एंटी एसिड है। इस तरह के कि उसका एक्शन क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है आपकी बॉडी में जाके, उसके हिसाब से ड्रग का एक्शन किस तरह से हो रहा है, एक वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, भाई अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है कि अमीन ग्रुप जुड़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है कि क्या है, वैसे हो गया। और मॉलिक्यूलर टारगेट क्या है, आपकी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वेट करते हैं कि यार कोई आके एक्शन करे। वो एक्शन कोई भी जाके कर सकता है अगर आपने सही से डिजाइन किया। उसके बारे में अभी सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो इन तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो ड्रग का। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे करते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, कि उसका क्या इफेक्ट है, किस पे इफेक्ट है, उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेट्स से कि आपको फीवर हो गया तो कोई डॉक्टर आपको क्रोसिन बता देंगे, कुछ और बता देंगे, फीवर की इंटेंसिटी के हिसाब से आपको ड्रग बताया जाता है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर केमिकल का क्या इफेक्ट होता है, वो एक डॉक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उनको इसकी पूरी जानकारी रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स की पेन किलिंग इफेक्ट होता है, एंटीसेप्टिक्स किल करते हैं या अरेस्ट करते हैं ग्रोथ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो डॉक्टर को पता है कि यार मैं बंदे को एनाल्जेसिक दे दूंगा, कहीं पे दर्द हो रहा है तो दर्द ठीक हो जाएगा, कहीं पे वुंड लग गया तो मैं एंटीसेप्टिक लगा दूंगा ताकि जो बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोका जा सके, उनको वहीं के वहीं मारा जा सके, मार के रहा जा सके। ठीक है, तो डॉक्टर को ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है ना। अगला अपना तरीका हो गया ड्रग एक्शन के बेसिस पे। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। जो भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है उस चीज पे जाके ड्रग कैसा एक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी एंटीहिस्टामिन होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं एक्शन किसका, हिस्टामिन कंपाउंड का, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, इसके बारे में आप जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो आप पढ़ोगे। ठीक है ना। देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स कैन बी ब्लॉक्ड। ये हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अगला तरीका क्या हो गया कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ये तो आप बहुत अच्छे से समझते ही हो, है ना। ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर्स एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। भाई डिपेंड करेगा ना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। वो जो फंक्शनल ग्रुप होगा जैसा स्ट्रक्चर होगा बिहेवियर भी वैसा होगा। बिहेवियर वैसा होगा तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कि क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बुखार कम कर रहे हैं कि जुकाम कम कर रहे हैं कि पेन कम कर रहे हैं, दूसरी बीमारियां हो सकती है, तो उसका एक्शन क्या है, क्या चीज यहां पे रिलीव हो रही है, क्या चीज का आपको यहां पे सपोर्ट मिल रहा है, किस चीज की रेमेडी मिल रही है, उस हिसाब को मतलब वो एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, उससे आप समझ सकते हो इस वर्ड को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स, इनका कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होता है। ऐसे बहुत सारे और भी तो होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सल्फोनामाइड, सारे सल्फोनामाइड्स में इस तरह का कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया। एक लास्ट क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पे। ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट विद बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अभी हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा कि मॉलिक्यूलर टारगेट पे ड्रग का एक्शन होता कैसे है। एक बार देखें तो सही, आज तक सिर्फ सुना ही सुना है, होता कैसे है ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। जो भी जिन पे भी एक्शन होने वाले हैं उनको टारगेट मॉलिक्यूल या ड्रग टारगेट बोला जाता है। ठीक है।
ड्रग्स possessing some common structural features may have the same mechanism of action on targets। ठीक है ना, ये हमको समझ में आ रही है बात, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्स। क्योंकि हमको पहले पता तो होना चाहिए कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जिस पे जाके एक्शन करना है, जहां पे जाके टारगेट करना है, उसके मॉलिक्यूलर फीचर्स क्या है, हमको कैसा स्ट्रक्चर बनाना है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो आपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, जब हमने बात करी थी कि इसका मेडिसिन में बहुत यूज होता है, अब आप देखोगे कि कैसे इसका यूज होता है। तो जो भी टारगेट मॉलिक्यूल है वो किस तरह के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि ड्रग डिजाइन कैसे होगा, ड्रग बनाया कैसे जाएगा, वो हमको देखना है। ठीक है, सो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल सी बात है। आपको लगेगा यार बॉडी कितनी स्मार्ट है, कितनी चतुर है, मजा आ जाएगा इसमें। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो परफॉर्म करते हैं रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी। एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो कैटलिस्ट का रोल करते हैं, कोई भी रिएक्शन को जल्दी कराने का रोल करते हैं, उनको हम उस कैटेगरी ऑफ प्रोटीन को हम एंजाइम बोलते हैं। जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्रूशियल हैं, उनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। आपकी बॉडी के अंदर हर फंक्शन सेल में होता है, सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि यार ये वाला फंक्शन तू कर दे, तो आपको कहीं ना कहीं से उस सेल को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वो इंफॉर्मेशन जो है केमिकली जाती है, केमिकल मैसेंजर्स के साथ रिसेप्टर्स के पास। और रिसेप्टर्स भी कौन होते हैं? टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। दो आपने सीखे, कैटलिस्ट करने वाले, मैसेज पहुंचाने वाले। कैटलिस्ट करने मतलब कैटलाइज करने वाले हो गए एंजाइम्स, मैसेज पहुंचाने वाले हो गए रिसेप्टर्स। ठीक है, मतलब ये कम्युनिकेशन के लिए क्रूशियल है बॉडी के अंदर। बॉडी हमेशा कम्युनिकेशन करती रहती है। मेरा दिमाग मेरे हाथ को बोल रहा है कि तू लिख, या फिर बोल रहा है कि बोल, या फिर बोल रहा है कि सोच, तो ये सारे कम्युनिकेशन होते रहने चाहिए। ठीक है ना, तो प्रोटीन होते हैं जो ये सारा काम करते हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैरी करते रहते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ठीक है, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आप बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, तो वो उस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि ये सेल कैसा हो। न्यूक्लिक एसिड्स का ये काम है। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम लिपिड और कार्बोहाइड्रेट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देने का काम लिपिड और कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब एंजाइम्स को ड्रग टारगेट्स, भाई हमको एंजाइम के पास जाना पड़ेगा रिएक्शन को कैटलाइज कराने के लिए। तो कुछ एंजाइम को जब हम ड्रग डालते हैं बॉडी में, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि यार उस एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी एंजाइम का ऐसा स्ट्रक्चर है, तो जो हमारा ड्रग होना चाहिए वो इसमें फिट होना चाहिए। ठीक है, आप बचपन में वो गेम खेलते थे कि एक फिट करके सबको एक स्ट्रक्चर बनाना हो जाता, तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा पर्टिकुलर उसी शेप और साइज का ब्लॉक फिट होता है, दूसरे ब्लॉक फिट नहीं होते। एंजाइम भी अपना ऐसा ही कुछ काम करते हैं। ठीक है ना, सो कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स हम देखने वाले हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड एन एंजाइम, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन। एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शन है भाई? दो मेजर। पहला फंक्शन तो ये होता है एंजाइम का कि उसको सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखना पड़ता है। जो भी सबस्ट्रेट केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, उसको पहले आपको जगह देनी पड़ेगी कि यार उस जगह पे आके मैं तेरा रिएक्शन करवाऊंगा, तो एंजाइम उसको पकड़ के रखने का काम करता है। सरफेस देता है एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सूटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। ये आपको केमिस्ट्री के उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाया था, तो हमने मेटल लिया था जो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा था, ताकि यहां पे आके दो हाइड्रोजन बाइंड हो सके, यहां पे आके हमारा एल्कीन भी बाइंड हो सके, फिर इसका एक्शन होता था, नहीं तो एक्शन नहीं होता था। सेम एग्जैक्ट काम बॉडी के अंदर होता है, और वो काम आपके एंजाइम करते हैं। उनको बेसिकली एक कॉफी की शॉप है आपके और आपके दोस्त के मिलने के लिए। जो एंजाइम है वो एक कॉफी शॉप का काम करता है, क्यों? क्योंकि ताकि आप और आपका दोस्त वहां जाके मिल सके। ठीक है, साथ समझ में आई? सो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हर तरीके से कुछ भी। बेसिकली होता क्या है कि जो एंजाइम है और जो हमारा सबस्ट्रेट है जिसपे हमको अटैक होने वाला है रिएजेंट का, वो एंजाइम
और सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट, इनके बीच में किसी ना किसी टाइप का बॉन्ड बन जाता है डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूल कौन सा है। अगर पोलर मॉलिक्यूल है अपना एंजाइम के अंदर और सबस्ट्रेट के अंदर भी तो पोलर बॉन्ड बन जाएगा, नहीं है तो वॉन डेर वाल बन जाएगा, आयन है तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब तो ये आपको अंदर से ही फील आती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से इसको देखना, यहां पे विजुअली आपको सब समझ में आ जाएगा। ये आपकी एक एक्टिव साइट है, ये आपका एक एंजाइम है, ये क्या है आपका ये आपका एक एंजाइम है। यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है, मन लगा के देखने वाली बात यह है कि देखो अब इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप है। अब अगर मैं इस शेप में बोल रहा हूं कि साहब मेरे को तो उसमें एक सर्कल को फिट, मतलब एक स्फेरिकल पार्टिकल को फिट कराना है, नहीं होगा साहब। मैं बोल रहा हूं एक स्क्वायर पार्टिकल को फिट कराना है, नहीं होगा। ट्राइंगल नहीं होगा, एग्जैक्ट यही शेप होनी चाहिए जो आपको यहां पे दिख रही है, तब जाके आपका सबस्ट्रेट यहां पे फिट होगा। तब जाके अगर सबस्ट्रेट यहां पे फिट नहीं हुआ तो रिएजेंट तो आपका यहीं पे अटैक करने आने वाला है, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि पहले सबस्ट्रेट इस साइट पे इस शेप का हो और यहां पे आके बाइंड हो एक बॉन्ड के द्वारा, फिर जाके उस पे अटैक होगा, ठीक है। तो ये अपना एंजाइम है और ये अपना कौन है, ये अपना सबस्ट्रेट। आप देखो इस सबस्ट्रेट का जो शेप है वो एकदम आइडियली सूटेड है कि ये सबस्ट्रेट जाए और इधर जाके फिट हो जाए, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट आता है, इधर आके ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ लिया है और अब जाके जो आप रिएजेंट यहां पे अटैक करके आने वाला है वो एकदम मस्ती से, एकदम आराम से आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट को पकड़ के रख रखा है। अब यहां पे आके अटैक हो सकता है आपके रिएजेंट का, ठीक है। अब अगर मान लो यही सबस्ट्रेट इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहा होता तो रिएक्शन होने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती, तो रिएक्शन होती ही नहीं। इस तरीके से एंजाइम कैटालिसिस का रोल प्ले कर रहा है, बेसिकली सरफेस प्रोवाइड करता है। आप ये भाषा बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको अभी सब समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे अभी अटैक हो सकता है किसका, जो भी आपका रिएजेंट आ रहा है उसका, ठीक है। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन कंसिडर करो, मान लो कि ये जो आपका सबस्ट्रेट है यही प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, यही आपको बीमार करने वाला है, सारी दिक्कत आपकी लाइफ में इसी के कारण है कि अगर ये यहां पे बाइंड ना हो किसी भी तरीके से तो आपकी जिंदगी सुधर जाए, आपकी बीमारी दूर हो जाए। तो अब दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा किया जाए। मान लो आप केमिस्ट हो, बीमारी की जड़ यही है कि मेरे को इस साइट पे इस सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कराना, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, सोच के देखो। बस पे आपको सीट रोकनी है, आपको अपने घर जाना है, बस पे सीट रोकनी है, क्या करके जाते हो। मान लो आपको बहुत जल्दी भी है, बाहर भी जाना है, मेरी सुबह से खाना नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, पर बस में सीट भी रोकनी है, तो करते क्या हो, रुमाल रख देते हो या फिर अपना बैग रख देते हो या फिर अपने कोई दोस्त जो छोड़ने आने वाला है आप उसको बिठा के जाते हो। मतलब जो आपकी सीट है जहां पे आपको बैठ के जाना है वहां पे आप ऑलरेडी किसी को बिठा के जाते हो, क्योंकि उसको देख के जो भी सामने आके बैठने वाला था उस सीट पे उसको पता लग जाता है कि दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। आंसर मिला कि मैं कैसे इस सबस्ट्रेट को रोकने वाला हूं। ये मेरा पहला तरीका हुआ। अब मैं करता क्या हूं कि मैं बाहर से ड्रग डालूंगा, वो जो हमारे ड्रग भाई साहब होंगे वो इस साइट पे आके बैठ जाएंगे। मैं एग्जैक्टली स्पेसिफिकली इसी स्ट्रक्चर का, जिस स्ट्रक्चर का सबस्ट्रेट है उस स्ट्रक्चर का ड्रग यहां पे भेजूंगा ताकि वो जाके यहां पे आके बाइंड हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट हेल्ड इन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जो मैं अगली बात कर रहा था यहां पे आपसे कि मैं इस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे, अब ये जो है ये पता है कौन है, ये मेरा ड्रग है। अब मैं इस ड्रग को भेज दूंगा कि वो इधर आके बाइंड हो जाए। अभी कंपटीशन चलेगा यहां पे ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में, ड्रग पहले जाएगा और इधर आके बाइंड हो जाएगा। अब सबस्ट्रेट के पास कोई जगह ही नहीं है रहने की, सबस्ट्रेट के पास कोई जगह ही नहीं है अगर रहने की तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा नहीं तो आप बीमार नहीं होगे। इस तरीके से ड्रग काम करता है, जहां पर रिएक्शन होने वाला था उसको ही रोक लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे चल क्या रहा है कि यहां पे कंपटीशन आपने जनरेट कर दिया। अब सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो गई नहीं तो रिएक्शन हो गई नहीं तो आप बीमारी से बच गए। ये हमको समझ में आ गई बात, ठीक है, बात समझ में आई। सो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो आपका ड्रग है इसने जाके प्लेस अपनी ऑक्यूपाई कर ली, एंजाइम के साथ जाके बैठ गया ये, ठीक है। तो अब होगा क्या कि सबस्ट्रेट आ ही नहीं पाएगा, तो फिर रिएक्शन होगा ही नहीं और आप बीमारी से बच जाओगे।
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया कि ड्रग ने ब्लॉक कर दी एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ड्रग ने ब्लॉक कर दिया एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, आप बच गए, कोई बीमारी आपको नहीं हुई। ये एक तरीका हो गया एक्शन, ड्रग के एक्शन का। अब क्या होता है कि सेकेंड फंक्शन होता है एक एंजाइम का, वो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है जो कि सबस्ट्रेट को अटैक करेंगे और केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। एंजाइम पहली बात तो सरफेस की तरह से काम करता है, और एंजाइम ही फंक्शनल ग्रुप भी प्रोवाइड करता है जो कि रिएजेंट की तरह से काम करके सबस्ट्रेट को अटैक करेंगे। ठीक है, तो दोनों काम आपका ये एंजाइम करता है। बात समझ में आई? ठीक है, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन एक और तरीका होता है ड्रग और एंजाइम के इंटरेक्शन का। ड्रग जो है इनहिबिट कर देता है एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ना वो सरफेस प्रोवाइड करने देता है, ना वो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करने देता है। ठीक है, these can block the binding site of the enzyme and prevent the binding of substrate और can inhibit the catalytic activity of the enzyme। दोनों तरह से ये कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। ठीक है, such drugs are called enzyme inhibitors। तो इस तरह के ड्रग जो उस एंजाइम की इफेक्टिवनेस को, उसकी फंक्शनिंग को रोक दें, ब्लॉक कर दें, इनहिबिट कर दें, कहलाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या कहलाते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब देखो इसको समझना, मान लो आपके घर पे लेट से चॉकलेट है, ठीक है, और वो चॉकलेट ऑब्वियसली आपकी मां के पास रखी है, और आपका एक छोटा भाई भी है। ठीक है, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, अगर आपको चॉकलेट खानी है तो आप करोगे क्या कि आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर दोगे और मां से बोलोगे कि देखो अगर मैंने 2 घंटे पढ़ लिया तो वो चॉकलेट आप मेरे को देना। तो मां बोलेगी ठीक है यार, तू पढ़ ले, 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएगी तेरे को। तो ये आपने क्या किया? उस चॉकलेट को खाने के लिए पीछे के रास्ते इंपॉर्टेंट चॉकलेट है भाई, महंगी वाली, जो आपने 1 साल से नहीं खाई है, दूर के चाचा मामा लेके आए हैं अमेरिका से, आपको तो खानी है, तो आप उसके लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे। तो ये आपने पीछे का रास्ता चुना कि मां को मक्खन मारा एकदम पढ़ाई करके, और अब आपको चॉकलेट मिल जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से अपना ड्रग उस एंजाइम की एक्टिविटी को नष्ट कर देता है। देखो अभी बताता हूं कैसे। ड्रग्स कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। ये अपन ने पहला तरीका देखा, अपन समझ गए। और वो ड्रग जो ये वाला काम करते हैं कि भाई नेचुरल, मतलब जो साइड पे ही जाके बैठ गए ऊपर, उन्होंने पूरा सरफेस ही खत्म कर दिया, वो कहलाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दूसरा तरीका जो मम्मी वाला, माँ वाला जो मैं बता रहा था, वो बताता हूं अब। सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव, मतलब एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके नहीं बाइंड होते, वो इतनी मेहनत नहीं करते, वो पीछे का रास्ता अपनाते हैं। दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अभी आपको समझ में आएगा डायग्राम के थ्रू। This binding of inhibitor at allosteric site changes the shape of the active site in such a way that substrate cannot recognize it। जैसे आपने अपनी माँ का मन बदला कि छोटे भाई को चॉकलेट मत देना, कैसे मक्खन लगा के पढ़ाई करके, सेम उसी तरीके से ये काम करते हैं। एंजाइम को बोलते हैं यार एंजाइम तू एक काम कर, तू अपना शेप ही बदल ले तू अपना शेप। अब सबस्ट्रेट तो दौड़ा दौड़ाएगा कि मेरा एंजाइम इस शेप का है, इससे बाइंड होगा, पता चला वहां तो एंजाइम का शेप ही बदल गया है। अब सबस्ट्रेट किससे बाइंड होएगा? सबस्ट्रेट बाइंड होएगा नहीं तो फर्दर अटैक होगा नहीं, अटैक नहीं होगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको अब सब समझ में आ गया होगा। यहां पे ये एलोस्टेरिक साइट होती है एक एंजाइम के अंदर, और जो अपना ड्रग होता है वो भी इसी शेप का है, तो ये यहां पे जाके फिट हो जाएगा। और जब ये फिट हो जाएगा तो एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ये एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट, और ये आपका इनहिबिटर ड्रग। अब जब ये इससे जाके जो है अटैच हो गया, ठीक है, एक्टिव साइट विद चेंज शेप, ये जाके अटैच हो चुका है यहां पर। तो आप देखो कि अब जो पहले इस टाइप का शेप था, अब वो थोड़े से सर्कुलर शेप में बदल गया है। तो अब अगर सबस्ट्रेट आएगा भी सही तो उसको साइट रिकॉग्नाइज हो गई नहीं, वो बाइंड होगा ही नहीं, आप जो काम चाहते थे वो काम हो गया। तो एक तो डायरेक्ट कंपटीशन करके दूर भगाया, दूसरा पीछे के रास्ते से जाके इनहिबिटर बनके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होके फिर अपना काम किया। पर दोनों तरीके से उसने अपना काम पूरा किया। ठीक है, समझ आई बात? इनहिबिटर ऑक्यूपाइंग एलोस्टेरिक साइट, और इससे होगा क्या कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चेंजेस द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आफ्टर बाइंडिंग एट एलोस्टेरिक साइट। तो यहां पे कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई कंपटीशन नहीं हुआ, और डायरेक्टली काम हो गया। ठीक है, इफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन एंजाइम एंड एन इनहिबिटर, अगर ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हुआ
और फिर ये ब्रेक भी नहीं हो पाया इजीली, तो फिर ये एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। इरिवर्सिबल काम हो गया, बहुत ही तगड़ा वाला बॉन्ड बन गया, अब कोई बॉन्ड तोड़ने नहीं आ रहा। तो फिर बॉडी पता है क्या करेगी, बॉडी ये करती है कि वो पूरे एंजाइम और उसके कॉम्प्लेक्स को ही डिग्रेड कर डालती है कि चलो इसको बाहर भगाओ, बॉडी में से यूजलेस हो गया है ये, बस। तो यहां पे होता क्या है कि डिग्रेडेशन हो जाता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का, और फिर नया एंजाइम बॉडी बना लेती है, बॉडी को कोई पेन नहीं है, ठीक है। दूसरा, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, ये अपने को अब देखना है कि जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर आपको पता है कौन होते हैं, जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं, ये कैसे ड्रग का टारगेट बनते हैं वो अब हम देखते हैं। रिसेप्टर्स आर, देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई भी हमारी बॉडी में ऐसी एंटिटी घुस गई जो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करके अपनी बीमारी को बढ़ा रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू फैला रही है, तो आप उस रिसेप्टर को जो ये काम कर रहा है उसको चुप करा दो कि नहीं तू ये काम नहीं कर सकता, तो वो भी तो ड्रग का टारगेट हो सकता है जो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो कम्युनिकेशन आगे होगा ही नहीं, बीमारी आगे फैलेगी नहीं, उस छोटे से स्पॉट में बीमारी दब के खत्म हो जाएगी। तो रिसेप्टर्स वो प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्रूशियल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में ये एम्बेड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि देखो, सेल और बाहर का एनवायरमेंट, उसके बीच में कौन खड़ा होता है दीवार बनके, जैसे हमारी सेना हमारे देश और देश पे बॉर्डर में खड़ी रहती है, सामने वाले देश से दीवार बनके, सेम काम यहां पे भी होता है। तो ये क्या होते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन जो कि हमारी सेल और बाहर के एनवायरमेंट के बीच की बाउंड्री है, उस पे जाके बैठ जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। सेल के बाहर के एनवायरमेंट में से एक मैसेज को लेते हैं, मान लो ये मेरा सेल का अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, मेरे सेल का अंदर वाला पार्ट है, ये मेरे सेल का बाहर वाला पार्ट है। तो ये जो मेरा आपको मेरा हाथ दिख रहा है, ये किसकी तरह से काम करेगा, रिसेप्टर की तरह से काम करेगा। इधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन जाएगी 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 और यहां पे पहुंच जाएगी। ये काम अपना रिसेप्टर करता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट द स्मॉल पार्ट जिसमें की एक्टिव साइट है, इनमें भी रिसेप्टर प्रोटीन्स में भी एक्टिव साइट होती है, वो प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो ये अपना एक रिसेप्टर प्रोटीन है, क्या है ये अपना एक रिसेप्टर प्रोटीन है, और ये इनर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन इतनी मोटी होती है, ये उसका इनर सरफेस है। तो इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जहां पे मैं ऐसे डॉट 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 कर रहा हूं, ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस इज इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है। ये रिसेप्टर प्रोटीन हो गया, ये इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये अपना जो है, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये जो चीज दिख रही है, ये आउटर सरफेस हो गया सेल मेम्ब्रेन का। तो मतलब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया अपना, जहां पे ये पूरा मैं ऐसे डॉट 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 बना रहा हूं, ये अपना आउटसाइड द सेल हो गया। क्या हो गया ये, आउटसाइड द सेल, ये अपना हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये एक रास्ते की तरह से काम कर रहे हैं। आउटसाइड ऑफ द सेल में इनकी रिसेप्टर की एक बाइंडिंग साइट है, और इनसाइड ऑफ द सेल में इनका थोड़ा सा पार्ट जा रहा है, ताकि कम्युनिकेशन इधर से होता हुआ अंदर। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये अपनी बाइंडिंग साइट है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो कि बाहर क्या है अंदर क्या है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है। जो भी कम्युनिकेशन होना होगा, कोई कम्युनिकेटर या फिर जो भी मैसेंजर है वो यहां पे आके बाइंड होएगा, अपनी बात बोलेगा, ये बात ये इसको सुनाएगा, और फिर उस जो भी अपना बाइंड हो, मतलब जो भी अपना मैसेंजर था उसको बाहर भगा दिया जाएगा, तेरा काम हो गया, तूने मैसेज दे दिया, अब यहां से निकल, बस। तो यही काम होता है, ठीक है। ये इंटीरियर ऑफ द सेल है, जैसा मैंने आपको बताया। रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, द एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल, ठीक है। तो हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। ये अपना मैसेंजर आया, ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर है अपना, ये अपनी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे ये बाइंड होने वाला है, ये इंटीरियर ऑफ द सेल है, ठीक है। ये अपना क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि आप पिछली बार देख ही चुके थे। तो रिसेप्टर जो है वो रिसीव करेगा केमिकल मैसेंजर को, क्योंकि उसका जो बाइंडिंग साइट है और ये जो अपना मैसेंजर है, इन दोनों का शेप मैच करता है, तो बढ़िया से यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। बाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पे फिट हो गया, ये इंड्यूस हो गया, यहाँ पे फिट, ये यहाँ पे फिट हो चुका है, ये यहाँ पे फिट हो चुका है। तो ये अपना मैसेज डालेगा, इधर से गया 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 मैसेज, और इधर से बाहर निकल के आ गया। बाहर मतलब कहां, मतलब रिसेप्टर से बाहर, और यहां पे क्या है, दिस इज इनसाइड ऑफ दिस सेल। आपको सेल को तो ही मैसेज पहुंचाना है कि तू ये वाली एक्टिविटी कैरी ऑन कर ले, तू ऐसा ऐसा कर ले सेल, क्योंकि सारे काम ही आपके सेल के अंदर होते हैं। तो
हमारा जो बाहर की एक्सटर्नल एजेंसी थी उसको सेल के अंदर भी नहीं भेजना पड़ा और ये रिसेप्टर ने मैसेज सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर पहुंचा दिया। ये इसका काम होता है। और जैसे ही काम हुआ, अच्छा एक बात और कि शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज हो चुका है मैसेंजर के अटैचमेंट के बाद। जैसे ही मैसेंजर अटैच होता है अपने इसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ नहीं, वापस से नॉर्मल शेप और ये मैसेंजर को बाहर निकाल दिया गया है। केमिकल मैसेंजर को यहां पे इन्होंने बाहर निकाल दिया। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये रिसेप्टर काम करते हैं। केमिकली ऐसा होता है। तो यहां पे इनके बीच में बॉन्ड बनता है, फिर इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है, फिर बॉन्ड तोड़ दिया जाता है, ठीक है। रिसेप्टर रीगेन स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर। चलें आगे, चलो। In the body, message between two neurons and that between neurons to muscle is communicated through certain chemicals. केमिकल्स के थ्रू जो है मैसेंजर की तरह से काम करता है, इधर से उधर, उधर से इधर बात पहुंचाने का काम करता है। These chemicals, जो केमिकल मतलब इनको हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं, आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। टू अकोमोडेट अ मैसेंजर, रिसेप्टर का शेप या फिर रिसेप्टर साइट का जो शेप है वो चेंज होना पड़ेगा, हमको पता है। दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल, और वो शेप चेंज होने से मैसेज जो है आगे कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है। Thus, chemical messenger gives message to the cell without entering the cell. सेल में एक्चुअली अंदर जाए बिना जो है अपना मैसेज पहुंच जाता है ना। There are a large number of different receptors in the body जो कि इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स के साथ। होना ही था, इतने अलग अलग तरह के हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, इतने अलग अलग चीजों के मैसेज इधर से उधर आप दिन भर पहुंचाते रहते हो, तो फिर अलग अलग रिसेप्टर होने पड़ेंगे, साइट्स होनी पड़ेगी, मैसेंजर होने पड़ेंगे, नेचुरल सी बात है। These receptors show selectivity for one chemical messenger over the other, क्योंकि इनकी बाइंडिंग साइट्स का डिफरेंट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन भी अलग होता है, ठीक है। Drugs that bind to the receptor site and inhibit its natural function are called antagonists. क्या होते हैं? ड्रग जो रिसेप्टर साइट पे बाइंड हो जाते हैं और उसका नेचुरल फंक्शन करने ही नहीं देते, वो कौन होते हैं? एंटेगोनिस्ट होते हैं। ये आपने फिल्मों में सुना होगा, जब क्रिटिक लोग रिव्यू देते हैं तो वो बोलते हैं एंटेगोनिस्ट, मतलब जो अपोजिट काम करता है, जो विलेन है, गुंडा है जो इस फिल्म का, ठीक है ना। तो वो ड्रग क्या कहलाते हैं? एंटेगोनिस्ट कहलाते हैं। ये तब यूजफुल है जब आपको मैसेज को ब्लॉक करना है, ठीक है। दूसरे तरीके होते हैं अदर टाइप ऑफ ड्रग जो मिमिक करते हैं नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, कुछ वो भी होते हैं, तो ऐसे कहलाते हैं एगोनिस्ट। जब आपको भाई भेजना ही है मैसेज की नहीं, नेचुरली नहीं जा रहा, आर्टिफिशियली भेजना पड़ेगा, तो आप किसको यूज करोगे? एगोनिस्ट को यूज करोगे। समझ में आया? इतना इंटरेस्टिंग है यार। एक पर्टिकुलर शेप होता है, कभी इमेजिन कर सकते थे ये बॉडी इतनी स्मार्ट है, बॉडी के अंदर इतना सब कुछ चलता रहता है? भाई पूछो ही मत, मतलब ये तो साइंस इतनी जोरदार है कि बस। ठीक है, आगे चले।